हाय टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते और वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो का हमारा जो मेन मकसद है दैट इज़ वी आर गोइंग टू कवर एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज कौन है? सैमुअल टेलर कॉलरिज। पिछली जब हमने वीडियो की थी अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, हमने पढ़ा था लेक पोएट्स के बारे में। तो वन ऑफ द लेक पोएट्स इज़ सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया कि भाई ये लेक पोएट है, इंग्लिश पोएट हैं and very important poet after William Wordsworth in the romantic era or romantic age. He was born in the year 1772 and died in 1834. मत सोचो, इतना याद ही नहीं हो पाएगा, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ का याद रखने के लिए मैंने बोला था आपको पिछली वीडियो में दैट ही डाइड इन द ईयर 1850। तो इनकी मौत इनसे पहले हो गई। बस इतना सा से थोड़ा सा आइडिया रखना है हमने कि किनका जन्म पहले होता है या कौन बाद में आते हैं। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनका जन्म 1770 में हुआ था, यानी कि उनका जन्म पहले हुआ, सैमुअल टेलर कॉलरिज का बाद में हुआ। तो पहले कौन आते हैं हमारे? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, बस इतना याद रखना है, ईयर भूल जाओ। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, मैंने बता दिया, क्योंकि दोनों ने मिल करके एक लिखा था दैट इज़ कॉल्ड एज लिरिकल बैलेड्स। इनके बाइपोलर डिजीज़ थी। बाइपोलर डिजीज़ आजकल बहुत सारे लोगों को भी हो सकती है। बेसिकली बाइपोलर डिजीज़ में होता क्या है ना कि एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, कभी बहुत शांत हो जाता है इंसान, कभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। सो दैट इज़ लाइक बाइपोलर डिजीज़, रिएक्टिंग वेरी स्ट्रेंज एंड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। एंड अब इनको बाइपोलर डिजीज़ थी, इनका खुद पे कंट्रोल नहीं था, तो फिर ये क्या करते थे? ट्रीटेड इट विद लॉर्डिनम। लॉर्डिनम क्या होता है? इट्स ओपियम। तो इनको नशा करने की आदत हो गई थी। इवन टुडे वी सी पीपल कि जो आउट ऑफ पोवर्टी, मतलब बहुत गरीबी में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्हें खाना नहीं मिलता है। जैसे कि कमलेश का एग्जाम्पल हमने देखा था। तो गरीब बच्चा है, खाना नहीं मिल रहा है, भूख सता रही है पेट में, तो उसे ओपियम की लत लग जाती है इस तरीके से। तो सिमिलरली जब हम बहुत ज़्यादा से परेशान, डिप्रेस्ड हैं, दैट इज़ द मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन जिसमें कि हमें इन सब चीज़ों की आदत लग सकती है। तो मतलब भाई प्लीज़ जस्ट स्टे अवे फ्रॉम ओपियम, ड्रग्स एंड सिगरेट्स, एल्कोहल, क्योंकि बहुत कीमती समय आपका बर्बाद कर देंगे ये सारी चीज़ें। एंड ही रेड बाइबल एंड अरेबियन नाइट्स ऑल्सो। तो इन्होंने बाइबल भी पढ़ी, अरेबियन नाइट्स भी पढ़ी। फिर इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन कर लिया, लेकिन नकली नाम के साथ। जो चार्ल्स लैम्ब हैं उनकी मुलाकात हुई एस.टी. कॉलरिज से हॉस्पिटल में, और जो हॉस्पिटल का नाम था वो था क्राइस्ट हॉस्पिटल, 5 and 30 years ago। तो बस इतना याद रखना है कि एक ऐसे है विच टॉक्स अबाउट एस.टी. कॉलरिज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। और जो चार्ल्स लैम्ब है वो इम्पॉर्टेंट इंसान है, ऐसे ही नहीं है, कोई भी छोटे मोटे इंसान नहीं है। नाउ ही ऑल्सो मेट रॉबर्ट साउदी। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब रॉबर्ट साउदी जो थे ये पोएट लॉरेट थे बिफोर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो रॉबर्ट साउदी से मिले ये कैम्ब्रिज में, और इन दोनों के मन में खुराफात आई कि भाई हम ना एक यूटोपियन सोसाइटी इस्टेब्लिश कर देते हैं अमेरिका में। और इस यूटोपियन सोसाइटी का नाम भी इन्होंने सोच रखा था पेंटिसोक्रेसी। ठीक है, तो पेंटिसोक्रेसी इन्होंने सोचा कि भाई हम इसका नाम रख देंगे। और यूटोपियन सोसाइटी का मतलब होता है, यूटोपिया क्या होता है बेसिकली, कि जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब लोग खुश हैं, सबको नौकरी मिल रही है ना, सबके पास घर है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज यूटोपिया सोसाइटी, परफेक्ट लाइफ। पर ऐसा इम्पॉसिबल है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर ऐसा ही लोग सारे ही अच्छे हो जाएंगे तो फिर तो भाई पूरी दुनिया इतनी अच्छी हो जाएगी। सो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो आई वुड से वन थिंग दैट जस्ट स्प्रेड लव अमंग पीपल, क्योंकि बहुत कमी हो गई है। एंड वॉट आई सी इज़ दैट कि सब लोग दुखी दुखी दिखते हैं, मतलब कोई खुश ही नहीं है। एग्जैक्टली, ट्राई टू बी हैप्पी एंड इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम गुड एक्टिविटीज़। तो ये जो यूटोपियन सोसाइटी एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे वो फेल हो गई बेसिकली, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, आप सबको अच्छा बना ही नहीं सकते। ओनली एजुकेशन कैन मेक दैट, एंड सम गुड मोरल्स जो भी लोगों में वो भी ख़त्म है। सो दिस इज़ पेंटिसोक्रेसी जो वो बनाना चाहते थे। फिर उसके बाद वो जर्मनी गए और फिर वो रोम भी घूमने के लिए गए। अब जो भी इंसान जर्मनी में जा रहा है, जर्मनी का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले इमानुएल कांत का नाम याद आता है। तो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय कांत। फिर इन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिस न्यूज़पेपर का नाम था फ्रेंड। फिर उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ एक लिरिकल बैलेड पोएट्री कलेक्शन में भी काम किया, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हिज राइटिंग स्टाइल वॉज कन्वर्सेशनल पोएम। कन्वर्सेशनल पोएम का मतलब क्या है? कन्वर्सेशन के तौर पे एक बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, दूसरा बोल सुन, मतलब जैसे बातचीत हो रही है। जब हम इनकी पोएम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि कोई हमसे बात करना चाह रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्सेशनल पोएम। नेक्स्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक प्रोज वर्क लिखा विच इज टाइटल्ड एज बायोग्राफिया लिटरेरिया।
अब हमने विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ा था कि वो भी क्रिटिक थे, ये भी क्रिटिक है। इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के तौर पे एक वर्क लिखा विच इज़ कॉल्ड एज बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसके अंदर ये कि भाई पोएम्स में क्या क्या होना चाहिए, कैसी पोएम अच्छी होती है और किस तरीके से कोई पोएम लिख सकता है, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ इन अ पोएम, ये सब मेंशन किया है इस बुक में बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। जिसका फर्स्ट पार्ट है इसमें वो मेंशन करते हैं रॉबर्ट साउदी के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। सेकेंड वाले पार्ट में उन्होंने अटैक किया है ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, और वो बताते कि भाई विलियम वर्ड्सवर्थ की वो कुछ कुछ बातों से सहमत नहीं है, तो उनके ऊपर वो टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई ये देखो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें पता नहीं कैसा लग रहा है। 13th पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं, दैट इज़ ही टॉक्स अबाउट इमेजिनेशन एंड फैंसी, कि जब हम कुछ राइटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर दो टर्म्स यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन, फैंसी, और दोनों टर्म्स को आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन देम अंडर द बायोग्राफिया लिटरेरिया वाली वीडियो, बिकॉज बहुत समझाना पड़ेगा उसमें भी। नेक्स्ट इनका जो एक इम्पॉर्टेंट वर्क है विच इज़ एड्स टू रिफ्लेक्शन। ये सारे पहली बात तो प्रोज वर्क है, पोएम्स नहीं है, ये प्रोज वर्क है, यानी कि एसे के फॉर्मेट में लिखे गए हैं, दैट इज़ प्रोज वर्क। फिर इन्होंने एक और लिखा विच इज़ कॉल्ड एज टेबल टॉक। फिर नेक्स्ट ही रोट इज लेक्चर्स एंड नोट्स ऑन विलियम शेक्सपियर। ये चारों के चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लो एक बार फिर से, बायोग्राफिया लिटरेरिया, बोल बोल के याद करो, बोल बोल के। नेक्स्ट इज एड्स टू रिफ्लेक्शन, उसके बाद है टेबल टॉक, एंड लास्ट वन इज लेक्चर्स एंड नोट्स ऑन विलियम शेक्सपियर। ये सारे क्या हो गए, हमारे प्रोज वर्क हो गए। ये मैंने आपको बता दिया कि ही वॉज एडिक्टेड टू ओपियम, या फिर ओपियम को हम लॉडेनम भी बोलते हैं। कॉलरिज इज ऑल्सो नोन एज द सेज ऑफ हाईगेट। अब ऐसे बोला जाएगा कि भाई सेज ऑफ हाईगेट किसे बोला जाता है, सो वी विल टेल कि भाई एस.टी. कॉलरिज को बोला जाता है सेज ऑफ हाईगेट। ओके, सो दिस इज़ अ PYQ क्वेश्चन। PYQ है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका पेपर में, कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी विच इज़ टाइटल्ड एज ओड ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो इन्होंने पूछा कि ये जो ओड ऑफ इमॉर्टैलिटी है ये कौन सी पोएम को रिजेंबल करती है। तो इनसे पहले ना S.T. कॉलरिज ने एक पोएम लिखी थी विच इज़ टाइटल्ड एज मैड मंक, और फिर उससे इंस्पायर होकर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी विच इज़ टाइटल्ड एज ओड ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो अगर पूछा जाए कि मैड मंक पोएम किसने लिखी है तो आप बता दोगे भाई S.T. कॉलरिज ने लिखी है। फिर उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी ओड ऑफ इमॉर्टैलिटी। फिर इसका रिप्लाई देते हुए S.T. कॉलरिज लिखते हैं अगेन एक और वर्क विच इज़ टाइटल्ड एज डिजेक्शन एंड ओड एज अ रिप्लाई टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो बस इसका नाम याद रखना है, डिजेक्शन एंड ओड, रिटन बाय S.T. कॉलरिज। आजकल देखते हो आप, जैसे कोई रैप में कोई टिप्पणी कर देता है, किसी के ऊपर ओपिनियन दे दिया, उन्होंने रैप बना दिया, फिर दूसरा आदमी उसके ऊपर रैप बनाएगा कि भाई ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, फिर वो उसके रिप्लाई दे रहा है रैप के थ्रू, तो रैप बैटल्स होती है। सिमिलरली उस टाइम पे भी देखो कितनी सारी ऐसे बैटल्स हो रही थी, लिटरेरी टर्म्स में लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे गालियाँ नहीं दे रहे हमारे जैसे, कॉलर नहीं पकड़ रहे हैं किसी का, बल्कि तरीके से बेइज्जती करते हैं। सीखो कुछ ऐसे, मतलब डिशुम नहीं करना होता हर बारी, है ना। नेक्स्ट इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट पोएम है विच इज़ कॉल्ड एज द नाइटेंगल बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। अभी के लिए इसका नाम याद रखो आप। फिर उन्होंने एक पोएम लिखी द लाइम ट्री रोवर, माई प्रिजन, द एलियन हार्प। इसका क्या मतलब होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस म्यूजिकल साउंड व्हेन एयर पासिस थ्रू इट, सो इट रिप्रेजेंट्स नेचर। And this poem discusses Coleridge's anticipation of the marriage with Sarah, along with the pleasure of the conjugal love. Also, it talks about the man's relationship with nature. इतनी चीज़ें ना याद रहें कोई बात नहीं, बस नाम याद रखना द एलियन हार्प, जो कि एक पोएम है, किसने लिखी है, S.T. कॉलरिज ने लिखी है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट जो इनकी पोएम है जो कि आपने डिटेल में करनी है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। अगेन इट इज़ अ कन्वर्सेशन पोएम, हमने देखा S.T. कॉलरिज का कन्वर्सेशनल स्टाइल है। तो फ्रॉस्ट एट मिडनाइट जो पोएम है, ही हैज़ डेडिकेटेड दिस पोएम टू हिज सन, और वो बोलते हैं कि भाई मेरे अपने बच्चे को बोलना चाह रहे हैं कि यू शुड बी द चाइल्ड ऑफ नेचर। लोग भगवान की तरफ तभी जा सकते हैं तब वो नेचर को वैलिडेट करेंगे, उसमें रहेंगे, सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सो दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, जो कि हम डिटेल में करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट जो पोएम है द लाइम ट्री बोवर माई प्रिजन, अगेन दिस इज़ अ कन्वर्सेशनल पोएम। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है द नाइटेंगल। इसमें जो नाइटेंगल है उसकी मिजरी दिखाई गई है, गॉथिक एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, थोड़ी सी डरावनी सी पोएम है।
नेक्स्ट जो इनका वर्क है द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर, जिसमें कि वो मेरिनर की स्टोरी बताते हैं। वो जा रहे होते हैं वहाँ पर, वो एक एल्बेट्रॉस बर्ड को देखते हैं और उसे मार देते हैं। फिर उनका जो पानी है वो ख़त्म हो जाता है। एंड दीज आर द फेमस लाइन्स फ्रॉम द पोएम, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो उनकी शिप का पानी ख़त्म हो गया है, लेकिन जो आसपास जो पानी है वो इतना ज़्यादा सॉल्टी है कि उससे तो वो पी ही नहीं सकते। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर। और इसका ईयर भी आप याद रख सकते हो। जैसे लाइक 1798 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही थी, क्या था हमारा, लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुए थे ना 1798 में, और ये पोएम उसी का ही पार्ट है, उसी कलेक्शन में ही पब्लिश करवाई गई थी वाली पोएम। नेक्स्ट है इनकी वेरी वेरी फेमस पोएम क्रिस्टाबेल, और क्रिस्टाबेल इज़ द नेम ऑफ द गर्ल, जिसके बारे में पूरी स्टोरी बताई गई है। नरेटिव बैलेड है इसके अंदर, और इसको डिटेल में करना एक्चुअली, इसके बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, 2-3 ही कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे तो नहीं आई वुड से। तो क्रिस्टाबेल को ध्यान से करना है, इसके अंदर ये कुछ सिंबल्स भी यूज़ करे गए हैं। सो व्हेन वी विल डू द पोएम इन डिटेल हम तभी इसको देखेंगे। तो बस नाम याद रखना भी फिलहाल के लिए, दैट क्रिस्टाबेल, एंड समरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमने उनका देखा था डिजेक्शन एंड ऑड। नेक्स्ट उन्होंने एक पोएम लिखी टू विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि हम ऑलरेडी व्हेन आई डिस्कस्ड विलियम वर्ड्सवर्थ तब मैंने बताया। अब नाउ यू विल टेल मी कि एक और पोएम है विच इज़ टाइटल्ड एज टू वर्ड्सवर्थ, उसके अंदर ये विलियम वर्ड नहीं है, और ये पोएम किन्होंने लिखी है, दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पोएम इज़ कुबला खान, और इसका जो ये सब टाइटल है ये भी लर्न करना है हमने, अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट, अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट, कुबला खान। और ये जो पोएम थी दिस वाज रिटन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है रिमोर्स विच इज़ अ प्ले एंड अ ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी बेसिकली। तो बाकी सारी पोएम्स हो गई। अब वो ऐसे पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्ले रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आस्क्ड इन द पेपर, रिमोर्स, रिमोर्स, ओके। और रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा करना। लेट अस रिवाइज वंस अगेन, बहुत ही क्विक रिविजन, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि एक बार तो आपने समझ लिया, लेकिन अगर आप साथ के साथ एक और बार रिविजन नहीं करोगे, ट्रस्ट मी ऑनेस्टली भाई, हम इंसान ही हैं, भूल जाएंगे, किसी को नहीं याद रहता उतना। तो रिविजन इज़ द की, एंड करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। भाई सच में, मतलब कुछ भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, कितनी रिसोर्सेज यूज़ कर लो, बट इफ़ यू डोंट रिवाइज द थिंग्स कुछ नहीं फ़ायदा। सबसे पहले विल स्टार्ट फटाफट से, दैट लेक पोएट हो गए, बाइपोलर डिजीज़ थी इन्हें। फिर हमने देखा कि उसको ट्रीट करने के लिए इन्हें ओपियम की आदत लग गई। इन्होंने बाइबल पढ़ी, अरेबियन नाइट्स पढ़ा, ब्रिटिश आर्मी भी ज्वाइन कर ली। फिर एक दिन इनकी मुलाकात होती है चार्ल्स लैम्ब से, और वो हॉस्पिटल में मिलते हैं। तो इनके जो वर्क का नाम है दैट इज़ क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago, रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट फिर ये रॉबर्ट साउदी से मिलते हैं, उनसे इनकी बातचीत होती है। फिर ये ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई हम ना चलो यूटोपियन सोसाइटी क्रिएट करते हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा पेंटिसोक्रेसी। फिर ये जर्मनी और रोम में घूमने चले गए। जर्मनी में घूमने गए तो इनकी मुलाकात होती है कांत से, एंड ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय कांत। देन ही ऑल्सो पब्लिश लिरिकल बैलेड, जिसकी फर्स्ट पोएम क्या है, द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है। इनका जो राइटिंग स्टाइल है दैट इज़ कॉल्ड एज कन्वर्सेशनल पोएम। फिर इन्होंने कुछ प्रोज वर्क लिखे, जैसे कि बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसके अंदर वो बताते हैं कि क्या क्या होना चाहिए राइटिंग में। फिर इन्होंने एक लिखा एड्स टू रिफ्लेक्शन, टेबल टॉक। टेबल टॉक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कई बार मैंने देखा है क्वेश्चंस में कि वो चार्ल्स लैम्ब के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे एसेज ही लिखे हैं। सो वी मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसेज ऑफ चार्ल्स लैम्ब एंड अदर प्रोज वर्क ऑफ द सेम पीरियड। तो टेबल टॉक इन्होंने लिखा है, इट इज़ बाय एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट कॉलरिज को क्या बोला जाता है, ही इज़ कॉल्ड एज द सेज ऑफ हाई गेट। फिर उन्होंने एस.टी. कॉलरिज ने पोएम लिखी मैड मंक, उसके रिप्लाई में विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी ऑड ऑफ इमोर्टैलिटी, और इसके रिप्लाई में फिर से कॉलरिज ने पोएम लिखी डिजेक्शन एंड ओड। फिर वी हैव सीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स, नाम याद रखने, द इलियन हार्प, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट हो गया, फिर ट्री, लाइम ट्री बोवर, नाइट एंगल, अ कन्वर्सेशन पोएम, राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टाबेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिजेक्शन एंड ओड। फिर लिखी है टू विलियम वर्ड्सवर्थ, कुबला खान, अ विजन इन अ ड्रीम फ्रेगमेंट, रिमोर्स हो गया इनका एक प्ले। बस इतना याद रखना है, क्रिस्टाबेल, कुबला खान, रिमोर्स विच इज़ अ प्ले। I hope the things are clear to you all, and keep doing exercise, take care of yourself, and stay happy and just love yourself.
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कुछ मन में शंकाएं हैं या कुछ पूछना चाहते हो, सो कॉमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू ऑल. टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू.